हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी का सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं ड्यू सोल में, तो ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो में मैंने पिछले साल के यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और क्या है कि जो आपकी बुक्स है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सोल्व कर रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप ये इंडेक्स देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट में क्या बताया गया है। इन द डोमेस्टिक स्फेयर ड्राइव मॉडिफायर्स प्रेपोजिशंस एंड कंजक्शंस। तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं? ये विशेषण क्रिया विशेषण होते हैं जो किसी एक अनदर वर्ड को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। और प्रेपोजिशन तो आपको मालूम ही होगा, जैसे ऑन ऑफ, ये सारे जो वर्ड होते हैं प्रेपोजिशंस होते हैं। और कंजक्शन क्या होते हैं? दो वर्ड सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। राइट अ डायरी एंट्री एंड कन्वर्ट इट इनटू अ ब्लॉग पोस्ट। आपको डायरी एंट्री लिखनी है, फिर इसमें क्या करना है, उसको ब्लॉग पोस्ट में कन्वर्ट करना है। और इसमें फोर्थ है आपका कन्वर्ट अ ट्रांसक्रिप्ट स्क्रिप्ट पीस ऑफ डायलॉग इनटू अ डायरी एंट्री ब्लॉग पोस्ट। इसमें क्या है, डायरी एंट्री और ब्लॉग पोस्ट के बारे में बताया गया है कि आपको डायरी एंट्री और ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखना होता है। और आप ये रीडिंग देख सकते हैं, जैसे मॉर्गन एस्टर द लॉस्ट वर्ड, ये आपके बुक से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। और सेकंड देख सकते हैं शर्मा, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो मैं आपको क्या है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेकंड है, जैसा आप ये देख सकते हैं, इन द यूनिवर्सिटी। इसमें क्या है, फर्स्ट में इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ नोट मेकिंग। तो इसमें क्या है कि नोट मेकिंग के बारे में आपको सीखना है। और सेकंड है प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन नाउन्स वर्ब्स आर्टिकल्स। तो ये सारी चीज़ इसमें बताई जाएंगी। और ब्लॉग राइटिंग आपको कैसे करना होता है। ब्लॉग राइटिंग क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये हर साल आता है। तो ब्लॉग राइटिंग क्या होती है, जैसे आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की होगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे ट्रैवल हो गया या फूड ब्लॉगिंग हो गया, तो उसमें ब्लॉग राइटिंग दी होती है, तो आप उससे सीख सकते हैं। और ये बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। और इसमें थर्ड यूनिट है, जैसे इन पब्लिक प्लेसेस सीवी जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखना होता है, जो भी आपका रिज्यूम से रिलेटेड है जॉब एप्लीकेशन, तो इसमें सीखेंगे हम। एंड सेकंड है टेंसेस एंड कॉन्कॉर्ड। तो टेंसेस के बारे में इसमें हमें सीखना है। और राइट अ सीवी ऑफ फिक्शनल कैरेक्टर। और आपको सीवी लिखना है रिज्यूम फिक्शनल कैरेक्टर के ऊपर। कोई भी आपको इसमें कैरेक्टर दे दिया जाएगा, उसके ऊपर सीवी बनाना है आपको। राइट द परफेक्ट जॉब एप्लीकेशन फॉर योर ड्रीम जॉब। और आपके ड्रीम जॉब के ऊपर क्या है, आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। और आप रीडिंग देख सकते हैं, ये सारी जो रीडिंग है आपके बुक में दी हुई है। तो मेन चीज़ क्या है इसमें, जो भी ये ग्रामर का पोर्शन है, जैसे जॉब एप्लीकेशन हो गया, टेंसेस हो गया, नाउन प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। और डायरी एंट्री कैसे लिखती हैं, तो ये सारी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से आपको अच्छे मार्क्स कवर कर लेंगे आप। तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्या है, डायरी एंट्री के बारे में हमें सीखना है। तो डायरी एंट्री के बारे में बताऊंगा, तो पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इमेजिन दैट यू हैव टू लीव बिहाइंड योर एजिंग पेरेंट्स to take up a job in a different city or a foreign land. Write a diary entry expressing your feelings and the arrangements you have made for their well-being while you are away. तो इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको डायरी एंट्री लिखना है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसकी जॉब लग गई है, तो अपने पेरेंट्स को, माता या पिता को किसी अदर सिटी या फॉरेन कंट्रीज में छोड़ना चाहता है क्योंकि इसकी जॉब लग गई है। तो इसी के बारे में क्या करना है, जो भी उसकी फीलिंग्स है वो शेयर करनी है, एक्सप्रेस करनी है। और वो अपने पापा मम्मी के लिए उसने क्या क्या अरेंजमेंट की है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी है। तो आप ये देख सकते हैं, आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, आपको फॉर्मेट के अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो पहले क्या करना है, जिस दिन आप ये डायरी एंट्री लिख रहे हैं उस दिन की आपको डेट लिखनी है और डे लिखना है। और आपको टाइमिंग भी मेंशन करना है, आप किस टाइमिंग में ये डायरी एंट्री कर रहे हैं। और लोकेशन क्या है, जैसे आप दिल्ली से डायरी एंट्री कर रहे हैं तो दिल्ली की आपको लोकेशन डालनी है। यदि मुंबई से लिख रहे हैं तो मुंबई की डालनी है। फिर आपको लिखना है डियर डायरी। जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, कुछ बेसिक लाइन है, जैसे टुडे इज़ अ बिटर स्वीट डे, यानी जो आज का दिन है बहुत दुख भरा और अच्छा भी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें फिल्ड विद अ मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड सैडनेस। जो ये है, जो दिन है आज का, बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ है और दुखों से भरा हुआ है, तो ये इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या है, आपको बेसिकली जो भी अपनी भावनाएं होती हैं, एक्सप्रेशन होती है, वो सारी चीज़ें लिखनी होती है। तो ये जो डायरी एंट्री हर साल ये चेंज होकर आता है, तो इसमें आपको ये करना है कि आपको बस फॉर्मेट याद रखना है, जैसे टाइम डेट लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपको रटी रटाई होनी चाहिए। ये तो आपको लिखनी है। इसमें से क्या है कि आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, ये लिख देते हैं तो आप।
फिर आपको यहाँ मेन पॉइंट में आपको जो भी अपनी फीलिंग्स है वो शेयर करनी होती है, ठीक है। और आगे आप देख सकते हैं, और पैराग्राफ को आपको तोड़ के लिखना है, पूरा एक ही में नहीं लिखना है, इससे क्या है टीचर को समझ में नहीं आता है। और मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे रीड कर सकते हैं। और मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप वहाँ से ये नोट्स ले सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, टू इंश्योर दैट दे आर केयर्ड फॉर एंड सपोर्टेड, ये सारी चीज़ में बताई गई है। और लास्ट में क्या बताया गया, जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं ये पैराग्राफ में लिखा गया है ताकि टीचर को अच्छे से समझ में आए और अच्छे मार्क्स दे आपको। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, गुड नाइट, और अपना नाम लिखना है, जैसे योर नेम हर्ष। तो आपको यहाँ अपना नाम पुट करना है, ठीक है, और किसी का नाम नहीं लिखना है, यानी जो राइटिंग कर रहा है, डायरी एंट्री लिख रहा है, उसी का नाम यहाँ पे आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि डायरी एंट्री आपको कैसे लिखनी है। और आप ये देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया गया, राइट अ स्ट्रक्चर ऑफ डायरी एंट्री। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम ये सीखने वाले हैं, जो आपका डायरी एंट्री रहने वाला है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, तो ये सारी चीज़ हम इसमें सीखेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया था, डेट एंड टाइमिंग आपको लिखनी है, ठीक है, जैसा आप ये देख सकते हैं। फिर आपको पहले में क्या लिखना है, टुडे आई वेंट टू ब्लाइंड स्कूल एज माई स्कूल पेरेंटेड विद एन एनजीओ, एंड ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है, यानी आपको क्या अपनी फीलिंग्स के बारे में यहाँ बताना है, ओके। फिर आप सेकंड लाइन देख सकते हैं, और यहाँ पे XYZ में क्या लिखना है, एंड विद योर नेम, आपको अपना यहाँ नाम लिखना है, ठीक है। जैसा आप ये देख सकते हैं, इंडेक्स में डिटेल अबाउट द इवेंट के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। और सेकंड में पर्सनल थॉट्स लिखने हैं, जो भी आपके पर्सनल थॉट्स है, फीलिंग्स है, जो भी आपके माइंड में चल रही है, वो आपको यहाँ लिखनी होती है। तो ये कुछ फॉर्मेट है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे डे एंड टाइमिंग, ठीक है। फिर इसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है, फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी, ओके। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर बेसिकली आपको याद रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर के इसमें नंबर होते हैं और बीच में अपनी फीलिंग्स पुट करनी है आपको। एंड थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ ब्लॉग पोस्ट रिगार्डिंग एन इंसिडेंट दैट चेंज योर पर्सपेक्टिव। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ब्लॉग पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ ब्लॉग पोस्ट क्या होता है। जैसे कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें ब्लॉग पोस्ट दिया रहता है। जैसे कोई भी आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जैसे ट्रैवल के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो ट्रैवल के बारे में आप कुछ भी लिखते हैं तो ट्रैवल के बारे में डिटेल आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ब्लॉग पोस्ट। और कोई भी आप न्यूज़पेपर देखेंगे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो इसमें क्या है कि ब्लॉग पोस्ट लिखा होता है। तो इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है, जैसे कोई भी हमने कोई इंसिडेंट देखा है या घटना देखी है, जिससे क्या है जो हमारा माइंड सेट है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो सोचने का नज़रिया वो चेंज हो गया है, तो इसी के बारे में हमें बताना है। जैसे आप कहीं पे जा रहे थे, आपने कोई ऐसी घटना देख ली जिससे क्या हुआ कि आप खुद को चेंज कर दिया, आपने आपका माइंड सेट चेंज हो गया, तो उसी के बारे में बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने गए हैं, जैसे ताजमहल देखने गए, आपने कुछ वहाँ पे ऐसा देख लिया जिससे क्या है कि जिस घटना ने आपका जो माइंड सेट है, पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड है, उसे चेंज कर दिया। तो ऐसा इसमें आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है टाइटल में, द पैराडिग्म शिफ्ट, द इंसिडेंट दैट ऑल्टर्ड माई पर्सपेक्टिव। यानी पैराडिग्म का मतलब होता है आदर्श और शिफ्ट का मतलब बदलाव। तो इसमें ये बताया मैंने, जैसे कुछ मैंने ऐसी चीज़ देख ली जिसने क्या है मेरे लाइफ को चेंज कर दिया है, यानी मेरे पर्सपेक्टिव को। ऑल्टर्ड का मतलब होता है चेंज। जैसे आप ये देख सकते हैं, लाइफ हैज़ अ रिमार्केबल वे ऑफ शेपिंग आवर बिलीव्स, वैल्यूज एंड परसेप्शंस। यानी इसमें ये बताया जा रहा है जो अपनी लाइफ है, जीवन है, वो क्या है जो हमारे वैल्यूज़ को और विश्वास को और जो परसेप्शन को वो चेंज कर देती है, वो इस शेप में ला देती है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, PDF आप डाउनलोड कर लेना, ओके। तो जस्ट इसमें क्या है, मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेंड करना है और कैसे लिखना है पेपर में, ओके। तो हर बार क्या होता है, क्वेश्चन इसमें चेंज होकर आता है आपके पेपर में। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको बस फॉर्मेट याद रखना है कि कैसे उसे लिखना है। जैसे ब्लॉग राइटिंग आपको लिखने के लिए आ गया, ब्लॉग पोस्ट, तो आपको पहले टाइटल डालना है, फिर ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा लिखना है, फिर आपको मेन पॉइंट, ये सारी चीज़ें लिखनी है। और कोशिश ये करना है कि आपको पैराग्राफ में लिखना है, ये नहीं कि आपने एक कहानी बना दी, फिर इससे क्या आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। और आप देख सकते हैं हिज नेम डाल दिया, उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई।
और इसमें क्या है, कुछ लाइन को आप ब्लैक पेन से हेडलाइन भी कर सकते हैं। इससे क्या है, जो आपका ब्लॉग पोस्ट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। और लास्ट में क्या करना है, आपको कंक्लूजन लिखना है, यानी इसका निष्कर्ष क्या निकला है। ठीक है। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको लेटर लिखना है। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज persuading him her to grant you a no objection certificate to join an internship program for which you have been selected। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको एक इंटर्नशिप ज्वाइन करना है, जिसके लिए क्या चाहिए, आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, जिसे हम एनओसी बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। इसमें एक वर्ड आया है इंटर्नशिप, इसका मतलब क्या होता है, तो इंटर्नशिप प्रोग्राम में ये होता है, जैसे कोई भी आपने स्किल कोर्स कर रखा है तो उससे रिलेटेड आपको कोई काम दिया जाता है, जॉब दिया जाता है। फिर उसमें क्या होता है, कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, और प्लस क्या है कि आपको उससे पैसे भी मिलते हैं। तो ये होता है इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है कि हर साल ड्यू सोल में यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी करवाया जाता है। तो इस बार क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप प्रोग्राम भी करवाया गया था, जिसमें क्या है, बच्चों को कुछ जॉब भी दी गई थी, जैसे कॉल सेंटर की जॉब, जिसमें बच्चों को क्या करना है कि हेल्प करना है, जो ड्यू सोल के स्टूडेंट हैं। ठीक है। इंटर्नशिप का मतलब बेसिकली यही होता है कि इसमें आपको सीखने के लिए मिलता है और कुछ अर्निंग भी हो जाती है छोटी मोटी, तो यही होता है। तो इस लेटर में आपको यही बताना है, आपको इंटर्नशिप में ज्वाइन करना है तो आपको क्या चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। तो इस लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, तो आप ऊपर देख सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं नॉर्मल, आपको वैसे ही लिखना है। टू लिखना है, फिर आपको लिखना है द प्रिंसिपल, फिर आपको कॉलेज का नाम लिखना है। जैसे आपके कॉलेज का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने ARSD से पढ़ाई की है तो मैं अपने कॉलेज का नाम लिख रखा है मैंने ARSD कॉलेज। ठीक है। फिर आपको यहाँ एड्रेस डालना है, धौला कुआं, न्यू दिल्ली। और आपको यहाँ लिखना है डेट, तो डेट आपको कब की डालनी है, जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं। ओके। फिर आपको ये सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, जैसे रिक्वेस्ट फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू ज्वाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम। और जो ये सब्जेक्ट है आपको अंडरलाइन करना है ताकि टीचर को अच्छे से दिखे। फिर आपको यहाँ नीचे लिखना है रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम। तो आप ये देख सकते हैं कुछ ऐसा फॉर्मेट है इसका, आई एम राइटिंग टू हमली रिक्वेस्ट योर काइंड कंसिडरेशन एंड अप्रूवल फॉर द इशुएंस ऑफ अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो क्या है कि आपको हम्बल रिक्वेस्ट करना है, अपनी जो ये लेटर लिखना है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये सारी चीज़ चाहिए, और ताकि आपको अप्रूवल मिल जाए। तो आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग लिखना है इसमें। और आपको इसमें क्या लिखना है, नेम ऑफ द इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटर्नशिप का ऑर्गेनाइजेशन का नेम है उसका आपको यहाँ नाम लिख देना है। और फिर इसके नीचे आपको इसकी डिटेल लिखनी है, ये सारी चीज़ें इसकी डिटेल लिखी गई हैं। और इसमें भी आपको पैराग्राफ में लिखना है, छोटे छोटे पैराग्राफ में। और जो आपका इंटर्नशिप है वो कब से स्टार्ट हो रहा है और कब ख़त्म होगा, उसकी एंड डेट आपको लिखनी है। और फिर आपको यहाँ कॉलेज नेम लिखना है। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, यूअर सिंसियरली, और आपको अपना नाम लिखना है और जो आपका रोल नंबर है वो लिखना है। फिर आपको अपने यहाँ सिग्नेचर करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ पैराग्राफ ऑन द प्रोवर्ब वेयर देयर इज अ विल देयर इज वे। तो इसमें क्या बताया गया है, इसका मीनिंग ये होता है जहाँ चाह वहाँ रहा। इसका मतलब ये है, जो भी हम अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ को इच्छा रखते हैं, चाहते हैं या सोचते हैं, तो हम उसको पा सकते हैं मेहनत के द्वारा। तो इसमें यही बताना है। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है, जैसे जहाँ चाह वहाँ रहा। तो ये क्या है, एक प्रोवर्ब है जिसे हम लोकतियाँ या मुहावरे बोलते हैं। तो इसी के बारे में हमें एक पैराग्राफ लिखना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पैराग्राफ ये लिखा गया है। तो आइए हम इसे पढ़ के समझ लेते हैं। द प्रोवर्ब वेयर देयर इज अ विल देयर इज वे। तो इस लाइन में ये बताया गया है कि हम लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो उसे हम अचीव कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ को हम चाहते हैं, जैसे हम अचीव करना चाहते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि हम इस क्लास में पास हो जाएं, तो हम क्या है, एक रास्ता बना लेते हैं, उस पर चलने लगते हैं, हम अच्छी तैयारी करते हैं ताकि हम पास हो जाएं। तो यही सारी चीज़ें हैं। यानी बेसिक सा मतलब इसका यही निकलता है कि हम कुछ भी सोचते हैं, चाहते हैं, तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं अपने लाइफ में। किसके द्वारा, मेहनत के द्वारा, डिटर्मिनेशन के द्वारा, प्रिजर्वेरेंस के द्वारा। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। इनकैप्सुलेट्स द एसेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेरेंस। तो ये जो लाइन है किस चीज़ को समराइज करती है, डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेरेंस को। यानी कोई भी चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं तो डिटर्मिनेशन और प्रिजर्वेरेंस के द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये प्रोवर्ब है आपके पेपर में हर साल चेंज होकर आती है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये क्या, इस बार ये आया था, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे।
तो आपको इसके बारे में बताना था, लेकिन क्या है कि हर बार इसे चेंज करके दिया जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको डायलॉग राइटिंग करनी होती है, तो हम देख लेते हैं इसे कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इमेजिन दैट यू आर द ट्रेजरर ऑफ अ स्टूडेंट्स बॉडी एंड हैव बीन असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीकिंग स्पॉन्सरशिप for an event. Write a dialogue writing you and the finance officer of XYZ company convincing him as to why the company should sponsor your event. इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आप एक ट्रेजरर है यानी कोषाध्यक्ष है, तो इसमें क्या करना है कि आपको एक इवेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है और इसको स्पॉन्सरशिप करना है, तो आपको यानी एक तरीके से उसे मैनेज करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक फाइनेंस ऑफिसर से बात करनी है, उसके कन्विंस करना है कि वो हमारा जो इवेंट है उसको स्पॉन्सर करे। क्यों स्पॉन्सरशिप करे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो ये फाइनेंस ऑफिसर है उसको कन्विंस करना है यानी मनाना है। तो इसके बारे में आपको डायलॉग राइटिंग करनी है आपको, और क्या है कि फाइनेंस ऑफिसर के बीच डायलॉग राइटिंग होगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। और पहला क्या है इसमें, ट्रेजरर यानी ये आप हैं, तो आपको क्या करना है, जो ये फाइनेंस ऑफिसर है उससे बात करनी है आपको। तो पहले लाइन में क्या बताया गया, गुड मॉर्निंग मिस्टर स्मिथ। जो ये फाइनेंस ऑफिसर है इसका नाम क्या है, मिस्टर स्मिथ। तो आप बोल रहे हैं आई होप यू आर डूइंग वेल, यानी आप अच्छे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, तो इसमें ऐसा कुछ बताया जा रहा है। नेक्स्ट है फाइनेंस ऑफिसर मिस्टर स्मिथ, तो वो क्या बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, आई अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट, टेल मी मोर अबाउट दिस इवेंट एंड हाउ XYZ कंपनी कुड कंट्रीब्यूट। और जो ये मिस्टर स्मिथ है गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ट्रेजरर को। तो वो बोल रहे हैं कि आप अपने इवेंट के बारे में बताइए कि जो उसकी कंपनी है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सके इवेंट के लिए। फिर है नेक्स्ट इसमें ट्रेजरर यू। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या है कि फाइनेंस ऑफिसर और जो आप हैं उनके बीच बातचीत हो रही है इवेंट को लेकर, तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। आपको क्या करना है, जो फाइनेंस ऑफिसर है उसको मनाना है। तो मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ, चाहे तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं या नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और ईजिली इसे पढ़ सकते हैं। तो जस्ट आपको इसमें क्या एक फॉर्मेट पता लग जाएगा कि आपको डायलॉग राइटिंग कैसे लिखनी होती है और इसमें क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो दोस्तों मैं इसे सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप इसे रीड कर सकते हैं, यदि आप अपने नोटबुक में इसे उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, यू टू गुड बाय, यानी उसका अभिवादन करना है, उसको थैंक्स बोलना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें क्या बताया गया है, आपको एक CV पोस्ट करनी है, तो हम पढ़ लेते हैं। इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कंटेंट राइटर, राइट एन एप्लीकेशन टू द इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद अ CV हाईलाइटिंग वाई यू आर द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक पोस्ट निकली हुई है जिसका नाम है कंटेंट राइटर। तो आपने क्या है कि एक एडवर्टाइजमेंट में देखा है कंटेंट राइटर की पोस्ट निकली हुई है, तो उसी के लेकर आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, और क्या है उसके साथ आपको एक CV भी ऐड करना है जिसे हम रिज्यूम बोलते हैं। रिज्यूम में क्या है, आपको अपना बायोडाटा देना है कि आप उस पोस्ट के लिए कैसे एलिजिबल हैं। तो आपको क्या करना है, पहले एड्रेस लिखना है, जैसा आप ये देख सकते हैं सेंडर का इसमें एड्रेस आएगा, ठीक है। फिर आपको 2 में क्या करना है, आप ये देख सकते हैं द ऑफिसर डायरेक्टर, फिर यहाँ इंस्टीट्यूशन का नेम आएगा जो ऑर्गेनाइजेशन नेम होता है, फिर उसका एड्रेस आएगा। फिर आपको सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द कंटेंट राइटर पोजीशन, यानी पोस्ट का नाम है कंटेंट राइटर। तो कंटेंट राइटर कौन होते हैं, जैसे बेसिकली आपने गूगल पे देखा होगा, कोई भी वेबसाइट देखी होगी, उस पे जो कंटेंट राइट करते हैं, जो भी लिखते हैं किसी भी चीज़ को लेकर या एजुकेशन को लेकर या ट्रैवल को लेकर के, ठीक है। तो यही होता है कंटेंट राइटर। जैसे आप फिल्मों में भी देखा होगा, कंटेंट को राइट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसे ही हम बोलते हैं कंटेंट राइटर। फिर यहाँ नेक्स्ट में लिखना है आपको रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, फिर आपको ये कोमा लगाना है, कोमा लगाना आपको नहीं भूलना है। फिर इसमें आपको मेन बॉडी में क्या लिखना है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कीन इंटरेस्ट इन द कंटेंट राइटर पोजीशन एट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नेम। और इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि जो कंटेंट राइटर की पोस्ट है उसमें कुछ आप ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखते हैं, और यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताना है। देन आपको क्या है, सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी जो कंटेंट राइटर की पोस्ट है उसके बारे में आपको कहाँ से पता लगा है, किस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता लगा है। माई एक्सपीरियंस एज अ कंटेंट राइटर स्पेंस, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो कंटेंट राइटर की पोस्ट है उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस है उसके बारे में यहाँ बताना है। जैसे आप 2 भी डाल सकते हैं या 3 डाल सकते हैं, जो भी जितना भी आपको एक्सपीरियंस है। आगे हम देख लेते हैं।
और यहाँ पे आपको क्या है, प्रीवियस एम्प्लॉयर नेम डालना है, यानी जहाँ भी आपने कंटेंट राइटर की पोस्ट पे काम किया है वहाँ का जो मालिक था, एम्प्लॉयर का नाम था, आपको यहाँ पुट करना है। ठीक है, और आगे क्या है इसमें देख लेते हैं। फिर यहाँ आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है। फिर लास्ट में आपको अभिवादन करना है, यानी थैंक यू बोलना है एप्लीकेशन, ताकि आपकी इजीली सबमिट हो जाए, अप्रूवल मिल जाए उसे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको बताना होता है, और यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर लिखना है, और नेक्स्ट में आपको ईमेल एड्रेस, जो आपकी ईमेल आईडी होती है। फिर लास्ट में योर सिंसियरली, और आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। फिर योर सिग्नेचर आएगा। फिर आपको यहाँ सीवी लगानी है अपनी, जिसे हम रिज्यूम बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसमें दो चीज़ें हैं, पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, देन आपको उसमें रिज्यूम को ऐड करना है, मर्ज करना है। तो यहाँ आपका ये बायोडाटा आ गया, जो आपका एड्रेस होता है, जैसा आप ये देख सकते हैं, ये नाम है आपका, एड्रेस हो गया, ये मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी, और ये डेट हो गई। और इसमें आपका कैरियर गोल बताया गया है कि जो आपका लक्ष्य है कैरियर का वो क्या है। नेक्स्ट में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। जैसे 10th पास है जिसने 2016 में की है, और इसमें है 12th पास जो कि 2018 में पास की। फिर है आपका बीए पोल ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, 2021 में पास की हुई है। और आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, जैसा आप देख सकते हैं 2 years एक्सपीरियंस इन कंटेंट राइटिंग। फिर इसमें नेक्स्ट है 1 year कंप्यूटर डिप्लोमा। पर्सनल डिटेल, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और जेंडर आ जाएगा, फादर्स नेम, नेशनैलिटी, लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, हिंदी एंड इंग्लिश। और रेफरेंस आ जाएगा आपका यहाँ, जैसे देख सकते हैं कमल कंटेंट राइटर, मोहन कंटेंट राइटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ स्ट्रक्चर ऑफ सीवी, करिकुलम वीटे रिज्यूम। और जो सीवी होता है, रिज्यूम होता है, ये दोनों एक ही होता है। तो आप ये देख सकते हैं ये फॉर्मेट कैसे यहाँ बताया गया है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, फिर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखनी होती है, देन आपको एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, और ये करियर गोल हो गया। फिर आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गई, आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, और ये टेक्निकल स्किल्स। और नेक्स्ट इसमें एक्सपीरियंस आपको कितना है, पर्सनल डिटेल हो गया। और यही बेसिक सी डिटेल होती है रिज्यूम में। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, आप फॉर्मेट भी याद कर लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और ये हर साल आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो आपको इसे ज़रूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल लेटर। तो इसमें क्या है, फॉर्मल लेटर के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मल लेटर क्या होता है। जैसे भारत में क्या है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके लिए हम लेटर लिखते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर। जैसे हम स्कूल में जो लेटर लिखते थे छुट्टी के लिए, हम उसे कह सकते हैं वो एक फॉर्मल लेटर था। जैसे हम किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए कोई भी काम करवाने जाते हैं तो उसके लिए हम लेटर लिखते हैं। ठीक है, और जैसे हम बैंक में जाते हैं लेटर लिखते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वो एक फॉर्मल लेटर है। और एक इनफॉर्मल लेटर भी होता है, जैसे हम किसी भी अपने दोस्त को लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, या अपने दोस्त को लिख रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। और ये आप ये देख सकते हैं फॉर्मल लेटर का क्या है, कि स्ट्रक्चर दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया है, आपको कैसे लिखना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न एड्रेस लिखना है। फिर आपको यहाँ डेट लिखनी है, मंथ, डे, ईयर। फिर आपको लिखना है फुल नेम ऑफ द रेसिपिएंट, मिस्टर या मिसेस, मिस, डॉक्टर। टाइटल, पोजीशन ऑफ द रेसिपिएंट, उसका क्या टाइटल है, क्या पोजीशन है, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। फिर आपको कंपनी नेम लिखना है। फिर उसका एड्रेस यहाँ लिखना है आपको। फिर आपको डियर में उसका लिखना है, मिस, मिस्टर या मिसेस। और आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, किस रिगार्डिंग में आप लेटर लिख रहे हैं। फिर आपको यहाँ पैराग्राफ लिखना है, जो भी आपकी मेन बॉडी है, जो भी इशू है। ठीक है, ये मेन आ जाएगा यहाँ पे। क्लोजिंग योर सिंसियरली, आपको यहाँ सिग्नेचर, नेम, योर टाइटल लिखना है। तो आप देख सकते हैं ये एक फॉर्मल लेटर का जस्ट एक क्या है, एग्जाम्पल है, यानी एक स्ट्रक्चर है। तो आगे देख लेते हैं और क्या क्या बताया गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो आइए देख लेते हैं। ही डैज हिज होमवर्क, डोंट डिस्टर्ब हिम। तो ये क्या है, इसमें क्या आएगा, इज डूइंग। तो क्या है कि वो होमवर्क कर रही है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे ही इज डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना काम कर रही है, उसको क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें आईएनजी का यूज होता है वर्ब में। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली टेंस का यूज किया गया है। तो आपको पढ़ लेना है टेंस के बारे में, कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, तभी आप ये कर पाएंगे।
दे ऑलवेज पे देयर एम्प्लॉइज बाय चेक। तो इसमें क्या बताया गया है कि वो हरदम क्या एक चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉई को। क्वेश्चन नंबर 3, आई कांट अटेंड द पार्टी बिकॉज इट इज़ रेनिंग। तो क्या है, इसमें ये बोला जा रहा है कि वो पार्टी को अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि क्या है कि बारिश हो रही है। तो आप बाकी भी देख सकते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स, तो हर साल फिल इन द ब्लैंक्स चेंज होकर आते हैं। तो आपको वर्ब की फॉर्म याद रखनी है, एडजेक्टिव याद रखना है और प्रीपोजिशन याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लेते हैं तो ईजिली ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 12 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसमें बेसिकली आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताना है। और प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, फॉर, अमंग, ऑन, एट, ओपोनेंट्स, एट, ऑन, एट, ये सारे वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशंस। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे मैं इजी सा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, डी पॉइंट, द डॉग जम्प्ड ऑन द सोफा। तो जो डॉग है यानी जो कुत्ता है वो सोफे पे उसने क्या किया, एक छलांग मारी है। ठीक है, तो आप इसके लिए ऑन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो डेट होती है उससे पहले ऑन का यूज होता है। माई ब्रदर्स बर्थडे इज ऑन 5 नवंबर। तो आपके पेपर में कोई भी डेट आती है तो आप देख लेना वहाँ ऑन का यूज होगा। ओके, बी पॉइंट, द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स अमंग ऑल द चिल्ड्रन। जो टीचर था उसने क्या है, सभी बच्चों में क्या है, मिठाइयाँ बांट दी। और बाकी भी आप देख सकते हैं, जैसे ये स्टेशन से पहले क्या एट का यूज हो रहा है। और ये जो डे होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इससे पहले भी ऑन का यूज होता है, जैसा आप ये देख सकते हैं। तो इसमें आपको यही याद रखना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उसमें आपको जो टेंस होते हैं वही काम आते हैं। तो और आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या करना है, आपको मिस्टेक को फाइंड करना है और उसे ठीक करके रीराइट करना है, यानी दोबारा लिखना है जो मिस्टेक इसमें की गई है। जैसे आप ये देख सकते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई 10 मिस्टेक्स एंड रीराइट द पैसेज विद करेक्शंस। तो इसमें क्या है, आपको 10 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है और उसको ठीक करके लिखना है। तो पहली लाइन में आप देख सकते हैं, मिस्टेक को आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं। वाराणसी इज लोकेट ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न। तो यहाँ पे दो वर्ड गलत किए गए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ लोकेटेड आएगा और यहाँ पे इन का यूज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाराणसी इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो ये वाराणसी है, जिसे हम पहले के टाइम में क्या बोलते थे, काशी या बनारस, तो ये कहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के। तो आप ये देख सकते हैं और आप ये बाकी मिस्टेक्स भी देख सकते हैं, मैंने इसे आइडेंटिफाई करके लिख रखा है। ठीक है, तो टोटल इसमें क्या है, 10 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली जो ए पार्ट है इसमें आपको नोट मेकिंग करनी है, और जो इसका बी पार्ट है इसमें क्या करना है, ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से आपको 80 वर्ड में इसे समराइज करना है, यानी इसकी समरी लिखनी है इस पैराग्राफ की, यानी जो ऐसे दिया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये नीचे, तो ये आपका क्या है, एक पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 13 का ये ए पार्ट है, नोट मेकिंग यहाँ की गई है। जैसे टाइटल आप देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट अ थ्रेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ छोटा सा ये हेडलाइन बनाया गया है और इसके कुछ सब पॉइंट लिखे गए हैं। फिर ये सेकंड है, AI विल हेल्प लीगल फील्ड, इसके कुछ पॉइंट है। और ये थर्ड पॉइंट है, इसके भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं छोटे छोटे। और ये फोर्थ है। और आप ये नोट मेकिंग की एब्रीविएशन देख सकते हैं, आपने 10th या 12th क्लास में पढ़ाई की होगी तो आपने नोट मेकिंग के बारे में ज़रूर सीखा होगा और एब्रीविएशन भी देखी होगी। ठीक है, तो जैसा आप ये देख सकते हैं, AI, फिर यहाँ पॉइंट लगा दिया गया है यानी डॉट, फिर उसका जो फुल फॉर्म बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सेकंड पॉइंट इसमें RECOG रखेगा यानी रिकग्नाइजेज। तो सारी चीज़ आप देख सकते हैं इसमें एब्रीविएशन में। और ये नोट मेकिंग की समरी हो गई। समरी में आपको बेसिकली ये करना होता है, पहले आपको जो ऐसे दिया गया है उसे आपको पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, फिर आपको उसे समरी लिखनी है, उसे समराइज करना है 80 वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 14, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से, फिर क्या है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है, बेसिकली इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चन के आंसर आपको पैराग्राफ में ढूंढने हैं। जैसा आपने पढ़ाई होगा 10th या 12th क्लास में, वहाँ अनसीन पैसेज दिया जाता था,
आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते थे और उन क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ से ढूंढना होता था। तो यहाँ हम देख लेते हैं। और जो आपके पेपर में ये पैसेज पढ़ के क्वेश्चन ढूंढने होते हैं, तो उसमें आपको पहले क्या करना पड़ता है, आप क्वेश्चन ईजिली पढ़िए, यानी क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, उसमें देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तब आप पैसेज पढ़िए। ऐसा नहीं पहले पैसेज पढ़ रहे हैं फिर उसका आंसर ढूंढ रहे हैं, नहीं, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको देखना है उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर आपको पैसेज पढ़ना है, तो आप अच्छे से इसे कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोचेज ऑफ द सोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल। तो इसमें क्या है, सोक्रेट्स और एरिस्टोटल के बीच डिफरेंस बताना है आपको। और ये बी पॉइंट हो गया, फिर आपका ये सी पॉइंट है, और ये डी ई पॉइंट हो गए सारे। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द कॉम्प्रहेंशन पैसेज गिवन बिलो एंड मेक नोट इन द नोट मोर देन 150 वर्ड। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कॉम्प्रहेंशन पैसेज को रीड करना है और एक नोट बनाना है, कितने वर्ड का, 150 वर्ड का। देख सकते हैं ये बताया गया यहाँ पे। तो पहले आपको क्या करना है, ये पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको एक नोट बना लेना है कम से कम 150 वर्ड का, जैसे आप ये देख सकते हैं। ये कुछ इस टाइप का नोट बनाया गया है 150 वर्ड का। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब द मॉडिफायर्स एंड गिव सम एग्जांपल्स। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ मॉडिफायर्स का मतलब क्या होता है। मॉडिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं जो किसी अनदर वर्ड को क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं और उसके कुछ अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉडिफायर्स। जैसा आप ये देख सकते हैं, modifiers are words, phrases or clauses that provide description in a sentence. They can modify various elements in a sentence. तो ये क्या करते हैं, सेंटेंस में क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। जैसे देख सकते हैं, इंक्लूडिंग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव। मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू ऐड डिटेल, क्लेरिफाई और इन्हेंस द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो ये मॉडिफायर्स क्या करते हैं, बेसिकली जो सेंटेंस होता है उसमें डिटेल को ऐड करते हैं, उसे क्लेरिफाई करते हैं और उसको इन्हेंस करते हैं, उसकी मीनिंग को। तो यही काम होता है मॉडिफायर्स का। और आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, वी वेटेड अंटिल द लास्ट मिनट टू मेंटेन आवर कंसर्न। और इसमें बी में देख सकते हैं, द किड विद ग्रीन स्नीकर्स किक्ड द बॉल। ठीक है, तो ये क्या है, मॉडिफायर्स है। और ये जो ब्लैक से लिखे गए हैं ये मॉडिफायर्स का काम कर रहे हैं। ओके, और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द कंजक्शंस, गिव एग्जांपल। इसमें पहले आपको कंजक्शन के बारे में बताना है, फिर उसके कुछ एग्जांपल देने हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कंजक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ वर्ड देखे होंगे, एंड, और, बट, फॉर। ये सारे जो वर्ड होते हैं कंजक्शन होते हैं, जो क्या करते हैं, जो किसी सेंटेंस या वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंजक्शन। और आप इसे और डिटेल में पढ़ सकते हैं, कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट लिंक अदर वर्ड्स, फ्रेज, क्लोज। और जो कंजक्शन है ये क्या करते हैं, अदर वर्ड्स, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस को साथ में जोड़ने का काम करते हैं, यानी लिंक करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ कंजक्शन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, बोथ, एंड, ईदर, और। ये जो सारे वर्ड है ये क्या है, एक कंजक्शन है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में ये काम आएगा। और यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जहाँ पे कंजक्शन का यूज किया गया है, जैसे आई ट्राइड टू हिट द नेल बट हिट माई थंब इंस्टेड। ये जो बट है ये क्या है, कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। और बी पॉइंट है, आई हैव 2 गोल्ड फिश एंड अ कैट। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एंड, फॉर, और, ये नॉर हो गया, सो, येट, एंड, बट, ये सारे जो वर्ड है क्या है, कंजक्शन है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट सो एज टू मेक इट एग्री विद द सब्जेक्ट। इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। जैसा आप ये देख सकते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म इसमें आपको लिखनी है। और इसमें ए पॉइंट है, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर लेट फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, जैसे ये वर हो गया, क्योंकि क्या है यहाँ पे कैंडिडेट्स का यूज किया गया है जो कि एक प्लूरल वर्ड है। और इसमें बी पॉइंट है, द कमेटी डैज एग्रीड ऑन द मेन पॉइंट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर, जैसे ये वॉज है यहाँ पे। और ये इज देख सकते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये वॉज।
वॉज, हैव, ये सारी जो वर्ड होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। जैसा आप ये देख सकते हैं इसमें सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ठीक है, पहला सेंटेंस है इसमें, आफ्टर द डॉक्टर हैड गिवन एन इंजेक्शन द पेन बिकेम मच लेस। तो ये जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें दो टेंसेस का यूज किया गया है, जैसे सिंपल पास्ट टेंस हो गया और पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी मैं आपको ये नोट्स पढ़ा रहा हूँ तो इसमें क्या है, मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि जो इंग्लिश फ्लुएंसी का क्वेश्चन पेपर है कैसा आता है। क्योंकि क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर है हर साल ये चेंज होकर आता है। जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं तो हर बार ये चेंज होकर आएंगे। तो इसमें क्या है, आपको टेंस याद रखने हैं, वर्ब की फॉर्म याद रखनी है, मॉडिफायर्स, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें क्या होती है। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी आप फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। यदि ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको बता दूं, रटवा दूं, तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें आपको बस समझना होता है कि कंजक्शन किसे कहते हैं, इसका कहाँ यूज होता है, वर्ब किसे कहते हैं, इसकी फॉर्म क्या होती है, आपको ये समझना पड़ेगा। तभी आप क्या है फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। इसीलिए ये सारे मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ ही इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बता रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मेट पता लग जाए। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों की कंप्लेन आएगी कमेंट में कि आप पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, बीच बीच से पढ़ा रहे हैं, सारे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करवा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें आपको क्या करना है, जॉब इंटरव्यू के बारे में बताना है। जैसे मैं कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाता हूँ किसी भी कंपनी में, तो मैं जॉब इंटरव्यू कैसे देता हूँ, कैसे बात करता हूँ, तो उसके बारे में मुझे डिटेल में यहाँ बताना है। यह है इंटरव्यूअर जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, और ये लक्ष्मी क्या है, इंटरव्यू दे रही है, कोई गर्ल है। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, कम इन लक्ष्मी, प्लीज़ बी सीटेड। जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो कम इन बोल रहा है, फिर लक्ष्मी को बोल रहा है आप सिट डाउन यानी बैठ जाइए। और लक्ष्मी यहाँ पे क्या बोलती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो इंटरव्यूअर है कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है और ये लक्ष्मी क्या क्या जवाब दे रही है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है लक्ष्मी से, लक्ष्मी आई सी दैट यू हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर इन द हिंदी डिपार्टमेंट। इसमें यह पूछा गया है लक्ष्मी से कि आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है हिंदी डिपार्टमेंट में टीचर के लिए। तो लक्ष्मी बोलती यस मैडम दैट इज़ राइट। जो ये इंटरव्यूअर है उससे बोलती है हाँ मैंने अप्लाई किया है, मैडम से बोलती है इज़ राइट। ठीक है, और ये थर्ड क्वेश्चन है, फिर इसका ये जवाब दे रही है। और आप इस इंटरव्यू को ध्यान से पढ़ लेना, रीड कर लेना, क्योंकि क्या है कभी भी आप लाइफ में इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी जॉब के लिए तो वहाँ पे ये काम आती हैं। तो आई होप दोस्तों जो भी मैंने इंग्लिश फ्लुएंसी का ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया आपको अच्छे समझ में आया होगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज आती है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। और आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।